आज हम लोगों को अपनी इस क्लास में पढ़ना है 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो 1857 का एक विद्रोह हुआ था अपने देश में, है ना? नहीं हुआ था? इसमें किसमें महिलाएं हैं? अच्छा, ये बताना रह गया था क्या? इन महिलाओं को जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा रहे होंगे उसमें कंप्लीट करा देंगे, ठीक? तो 1857 का एक रिवोल्ट हुआ अपने देश में, एक विद्रोह हुआ, और इस 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ठीक है ना? पहला स्वतंत्रता संग्राम माना गया इसको। किसको? 1857 के विद्रोह को। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ, इसका नाम तो सुना है आप लोगों ने कि ऐसा कोई विद्रोह भारत में हुआ जिसमें बहुत सारे लीडर का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे नेताओं का नाम सुना होगा, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम आता है मंगल पांडे का, जो कि बलिया के रहने वाले थे। मंगल पांडे एक बहुत बड़ा नाम है। रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी हुआ करती थी, उनका नाम सुना होगा आपने। बिहार में एक जगह है जगदीशपुर, वहां के एक रहने वाले थे बाबू कुंवर सिंह, उनका नाम सुना होगा आपने। यहीं अपने लखनऊ में एक महिला थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल, है ना? नाना साहब के कानपुर से जिस व्यक्ति ने 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट किया, उस व्यक्ति का नाम था नाना साहब। क्या नाम था? नाना साहब पेशवा कहा जाता था उनको। ओके, नाना साहब पेशवा। नाना साहब को हेल्प करने के लिए दो लोग थे, एक का नाम था अजीमुल्ला खान और एक का नाम था तात्या टोपे, ठीक है ना? दिल्ली से दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक नाम है बहादुर शाह जफर और बखत खान। क्या नाम है? बखत खान। बरेली में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था खान बहादुर खान। क्या नाम है? खान बहादुर खान। फैजाबाद में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। क्या नाम है? मौलवी अहमदुल्ला। आसाम में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था मनीराम दत्ता। क्या नाम है? मनीराम दत्ता। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि लगभग इंडिया को कवर किया जा रहा था 1857 के रिवोल्ट में या 1857 की क्रांति में। तो आज इस समय हम लोगों को यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 1857 की क्रांति, यानी कि रेवोल्यूशन हुआ 1857 में। एक क्रांति हुई। क्या हुई? क्रांति हुई। कभी आप लोगों ने ये सुना कि 1857 में आंदोलन हुआ? ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। तो 1857 की क्रांति हुई है, आंदोलन नहीं हुआ है। बात समझ आ रही है? कभी भी अगर कोई व्यक्ति बोले कि 1857 में आंदोलन हुआ, तो ये बात अपने आप में गलत है। तो 1857 में क्या हुआ? रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि क्रांति हुई। अच्छा, एक बात बताओ, अभी जो तुम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा, उसको हमने कभी क्रांति शब्द बोला? हमने कई बार यही बात बोली कि यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था या पुनर्जागरण आंदोलन था, राइट? इससे ये स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि आंदोलन होने में और क्रांति होने में डिफरेंस होता है, यानी कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे सभ्यता होना बहुत अलग बात है और संस्कृति होना अलग बात है, यानी कि सभ्यता अलग चीज है और संस्कृति होना अलग बात है ना? हाँ, बिल्कुल आया होगा, है ना? कि सभ्यता होने में और संस्कृति होने में, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक उसी तरह से क्रांति होना बहुत अलग बात है और आंदोलन होना बहुत अलग बात है, दोनों सेम बातें नहीं। जैसे इतिहास में जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो कई बार बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, या ऐसा कहते हैं सिंधु घाटी संस्कृति। ऐसा कभी नहीं कहते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। समझ आ रहा है? और जब भी हम वैदिक यानी कि सेकंड चैप्टर पर आते हैं तो कहते हैं वैदिक संस्कृति। क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृति कहते हैं, यानी कि वैदिक कल्चर कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि सभ्यता होना अलग है और संस्कृति होना अलग बात है। इस बात को समझो कि सभ्यता का पतन होता है, सभ्यता अपने डिक्लाइन फेज में जाती है, लेकिन संस्कृतियां यानी कि जो कल्चर होती हैं वो कभी भी डिक्लाइन नहीं होती हैं।
संस्कृतियां जो हैं वो कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हुए, निरंतरता बरकरार रखते हुए एक हमेशा के लिए चलती है। यानी कि जो वैदिक संस्कृति है उस संस्कृति को आज भी तो हम फॉलो करते हैं। संस्कृतियां नष्ट नहीं होती, कभी भी नष्ट नहीं होती। सभ्यताएं जरूर नष्ट हो जाती, समझ में आ रहा है? सभ्यताएं नष्ट होती हैं, संस्कृतियां कभी नष्ट नहीं होती हैं। क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, नहीं तो सभ्यता और संस्कृति समझाते। क्योंकि हमें पढ़ाना है क्रांति, इसलिए क्रांति क्या होता है और आंदोलन क्या होता है इसको जरा समझो। क्रांति क्या होता है यानी कि रेवोल्यूशन क्या होता है? बहुत कम समय में जब बहुत बड़ा चेंज हो जाए या आमूल चूल परिवर्तन हो जाए या पूरी तरह से तख्ता पलट जाए, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं क्रांति। क्या कहते हैं? क्रांति। यानी कि बहुत कम समय में जब बहुत बड़ा चेंज हो जाता है तो ऐसी व्यवस्था को हमेशा क्रांति कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये घटना कब की है? 1857 की। 1857 से पहले, 1857 से पहले यानी कि 1856 में, 1856 में भारत में सरकार चलती थी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। भारत में सरकार किसकी चलती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट चला करती थी। लेकिन 1857 में जब रिवोल्ट हो गया, क्रांति हो गई, यानी कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, तो 1858 में सरकार बदल गई। यानी कि 1858 से भारत में सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं थी, बल्कि किसकी थी? ब्रिटिश क्राउन की थी। किसकी थी शासन? ब्रिटिश क्राउन का शासन। समझ में आ रहा है? तो आपको दिख रहा होगा ना कि मात्र एक साल के अंदर पूरी की पूरी सत्ता बदल गई, पूरी की पूरी सत्ता चेंज हो गई। तो जब इतना मतलब इतने कम समय में बहुत बड़ा जब परिवर्तन हो जाए, बहुत बड़ा जब चेंज आ जाए, तो ऐसी व्यवस्था को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। अब जरा समझो, आंदोलन है ना, जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। आंदोलन यानी कि मूवमेंट, ये क्या होता है भाई? आंदोलन क्या होता है? आंदोलन का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी व्यवस्था में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय बहुत ज्यादा लगता है और चेंज यानी कि परिवर्तन बहुत कम होता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम आंदोलन कहते हैं। यानी कि जब किसी व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए समय ज्यादा लग रहा हो और परिवर्तन कम हो रहा हो, तो ऐसी व्यवस्था को हमेशा हम क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। जैसे क्या राजा राम मोहन राय जाति प्रथा को समाप्त नहीं करना चाह रहे थे? चाह रहे थे। क्या वर्तमान समय में जाति व्यवस्था खत्म हो गई है? नहीं खत्म हुई ना। यानी कि जो व्यक्ति 1800 से प्रयास कर रहा हो कि भारत में कास्टिज्म ना हो, जातिवाद ना हो, वो 2023 में भी बरकरार है। लेकिन जो जाति व्यवस्था आज से 200 साल पहले थी, क्या वही व्यवस्था आज भी है? नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के टाइम में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे यहाँ कुछ ब्राह्मण भी बैठे हैं और कुछ दलित भी बैठे हैं, तो इसमें ब्राह्मण वाला आदमी बोले कि तुम क्योंकि दलित हो इसलिए तुमको यहाँ नहीं बैठने देंगे, ऐसा संभव है? तो जितने लोग बैठे हैं उस ब्राह्मण आदमी को धर के कूट देंगे, नहीं कूटेंगे। ये क्या बकवास बात कर रहे हो भाई, है ना? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के समय, यानी कि लगभग आज से 100 साल पहले, ज्यादा पुरानी घटना नहीं, आज से मात्र 100 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ब्राह्मण और क्षत्रिय क्लास के बच्चों के साथ एक ही क्लास में जैसे तुम लोग बैठे हो, इस तरह से बैठने की परमिशन नहीं थी। इस तरह से बैठने की परमिशन उस आदमी के पास नहीं थी। मात्र अब समझो इस बात को कि जहां व्यवस्था में चेंज आ रहा है एक साल में, क्या चेंज तो हुआ ना? चेंज हुआ। आज ब्राह्मण और दलित एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ब्राह्मण आदमी अपनी बेटी का विवाह उस दलित आदमी के साथ करेगा? नहीं। क्यों? हम जाति से बाहर हो जाएंगे, कभी नहीं करेगा। करेगा? यानी कि आज भी, यानी कि 2021 के समय में भी भारतीय समाज में पूरी तरह से जाति व्यवस्था को बदला नहीं जा सका है। चेंज हुआ है, लेकिन जितना चेंज चाहते थे उतना ही चेंज हुआ नहीं हुआ। यानी कि आज भी ब्राह्मण और क्षत्रिय क्लास के लोग रोटी और बेटी का संबंध दलित क्लास के लोगों के साथ नहीं रखते।
तो तुम्हें लगेगा कि ये तो दलितों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दलित भी तो ये काम करते हैं। तो दलितों से भी नीचे कई सारी जातियां हैं जिन्हें चांडाल कहते हैं। चांडाल का मतलब कई बार हो जाता है, तो चांडाल का मतलब दुष्ट है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई, चांडाल एक जाति होती है, चांडाल एक जाति होती है वो तुम इसे अपने ऊपर क्यों ले रही हो? तुम चांडाल हो तो फिर क्यों अपने ऊपर ले रही हो? ये चोर में दाढ़ी के चोर में तिनका क्या वाली कहानी, वही वाली बात है, बेमतलब में तुम अपने ऊपर ले रही हो। तो एक जाति होती है चांडाल, जो सबसे निकृष्ट जाति मानी जाती है ना, बहुत निकृष्ट जाति मानी जाती है। तो जो दलित क्लास के लोग हैं, वो दलित क्लास के लोग क्या चांडाल जाति के साथ रोटी और बेटी का संबंध रखते हैं? नहीं रखते, कहते तुम हमसे नीचे हो। तो अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय ये कास्ट सिस्टम को मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दलित क्लास वाला नहीं मान रहा है, वो भी ऊंच नीच का व्यवहार कर रहा है। यानी कि वो अपने वर्ग में अपने आप को सुपीरियर बताता है। जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोग जो हैं, जैसे कुछ पांडे लिखते हैं, कुछ मिश्रा लिखते हैं, कोनो शुक्ला लिखता है, कोनो द्विवेदी लिखता है। अब यहां पर भी जातिवाद है, इसमें भी जातिवाद चलता है। कैसा कि पांडे जो लोग होते हैं वो ब्राह्मणों में सर्वोच्च होते हैं, जो शुक्ला हो, या देखो बकवास बात कर रही है बिना मतलब की, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो नहीं समझ रही है। चलो मिश्रा लोग सबसे ज्यादा सर्वोच्च होते हैं, बस मिश्रा लोग मान लो बहुत सर्वोच्च होते हैं, तो वो ये कहेंगे कि हम मिश्रा वाले क्योंकि सुप्रीम हैं, तो वो द्विवेदी वाले के साथ शादी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे लोअर में है। उपाध्याय में शादी नहीं करेंगे, ओझा में शादी नहीं करेंगे। क्या ये लोग ब्राह्मण नहीं है? क्या ब्राह्मण है। आप जैसे इस तरह से आपस ब्राह्मण के लोग आपस में जातिवाद खेल रहे हैं, वैसा ही जातिवाद दलित क्लास के लोग भी खेलते हैं आपस में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये ठाकुरों में भी यही होता है। मैं बता रहा हूं, मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूं, हर जगह ये होता है, ये हर जगह होता है। चाहे वो ब्राह्मण क्लास हो, चाहे वो क्षत्रिय क्लास हो, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, चारों क्लासों में अपने में ही जातिवाद खेल रहे हैं। पहली बात, अगर प्राइमरी स्तर पर देखें तो चारों में तो जातिवाद है ही। सबसे सुप्रीम, सबसे दादा ठेकेदार समझते हैं ब्राह्मण कि हम ही ठेकेदार हैं। उसके बाद क्षत्रिय आते, कहते नहीं तुमसे बड़े ठेकेदार हम हैं। समझ आया? तो वैसे अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, क्योंकि रेवेन्यू सारा उन्हीं के पास में है, और जिसके पास धन वही व्यक्ति साम्राज्य का निर्माता। समझ आ रहा ना? तो सारी स्थिति किसके ऊपर आ गई? शूद्रों के ऊपर। शूद्र कहीं के नहीं रहे, तो लेकिन शूद्र भी कम नहीं थे, तो उन्होंने भी अपनी जाति बना ली। शूद्रों में भी कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने अपने आप, मतलब अपने शूद्रों में अपने आप को ब्राह्मण बताया कि हम ज्यादा सुपीरियर, तुम ज्यादा जूनियर हो हमसे, तो तुम्हारे और हमारे बीच में रोटी और बेटी का संबंध नहीं होगा। तो प्राइमरी स्तर पर ये चारों आपस में डिबेट करते हैं, ठीक है ना? और साथ में ब्राह्मण अलग जातिवाद खेलता है अपने ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रिय अपने ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रिय अपने क्षत्रियों के साथ जातिवाद खेलेगा, वैश्य खेलेगा और दलित भी खेलेगा। ये प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का जातिवाद है। समझ में आ रहा है? इस तरह से कास्ट सिस्टम पूरे समाज में है, और ये जाति व्यवस्था कभी नहीं खत्म होगी। हम मान लेते हैं थोड़े दिन के लिए, थोड़ी टाइम के लिए अगर मान लें कि जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी समाज से, लेकिन समाज में दो चीजें हमेशा रहेगी, एक हायर क्लास और एक लोअर क्लास। ये कयामत के दिन तक रहने वाली व्यवस्था है। यानी कि जब तक कयामत नहीं आ जाएगी तब तक ये व्यवस्था बदलेगी नहीं। हम तुम्हें छत पर ले जाकर वहीं धक्का मार देंगे भाई, ठीक है? तो कयामत के दिन तक ये व्यवस्था रहने वाली है। यानी कि जब तक ये धरती खत्म नहीं हो जाती तब तक अपने समाज में हायर क्लास और लोअर क्लास तो रहने वाला है। जाति व्यवस्था थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या हायर क्लास और लोअर क्लास खत्म होगी? कभी नहीं खत्म। हायर क्लास कभी खत्म ही नहीं होने देगा। अगर हायर क्लास खत्म करा देगा तो उसके कपड़े कौन धोएगा? उसके और छोटे काम कौन करेगा भाई? तो अमीर आदमी गरीब आदमी को कभी अमीर बनने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है अगर किसी व्यक्ति का आप शोषण करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को आप कभी भी मजबूत नहीं बनने देंगे। सिंपल सी बात है, ये फंडा है रूल करने का, शासन करने का। प्रधानमंत्री इस समय मोदी हैं, वो रूल कर रहे हैं पूरी दुनिया में, मोदी मोदी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आदमी किसी को उद्घाटन करने ही नहीं देता है, हर उद्घाटन वो खुद ही करता है। जब हर जगह उद्घाटन वही करेगा तो नाम किसका आएगा? उसी का आएगा।
तो वो इस बात को जानता है कि अगर अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखना है तो नीचे वाले लोगों को अधिकार ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने नीचे वाले को अधिकार दिया तो अगले दिन वो तुम्हारे साथ बराबरी पे खेलेगा, नहीं खेलेगा, कहेगा तुम क्या हो जो मैं नहीं हूं, तुम जो हो वही तो मैं भी हूं, तब तो हो जाएगा ना बराबर का मामला। ये बहुत बेसिक फंडा है कि अगर आप किसी व्यक्ति का शोषण करना चाहते हैं तो आप कभी भी उस व्यक्ति को महान नहीं बना सकते। जैसे अगर एक पत्नी अपने पति का शोषण नहीं चाहती है, वो चाहती कि मैं अपने पति का शोषण करूं, तो पहले तो सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी। अगर तुम अपने पति का शोषण 10 साल बाद करना चाहती हो तो तुम्हें हर हाल में नौकरी चाहिए, और उस आदमी के मुंह पे, क्योंकि वो बेरोजगार होगा तो उसके मुंह पे हमेशा हर महीने 10,000 मारना पड़ेगा। बेटा क्या काम करना है, जा, मैं तो जा रही हूँ ऑफिस, तुम संभालना बच्चा, और ये चूल्हा चौका बर्तन कपड़ा उपड़ा धोने वाला काम तुम्हारा। तो 10,000 में आदमी संतुष्ट हो जाएगा, उसको 10,000 का काम, और तुम्हारे पास आ रहा है 90,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपया उसको दो, 80,000 में तुम मौज काटो, और 10,000 में संतुष्ट हो जाएगा। पूरी जिंदगी दबके रहेगा वो आदमी। तो शोषण कर नहीं पाओगे ना तुम। पुरुष का पुरुषत्व बहुत हावी होता है, अगर उसके पास नौकरी है तो कभी भी तुम्हारी नहीं चलने देगा। हमें तुम चाहे 90,000 रुपया कमाओ, चाहे जितना कमाओ, पुरुष कभी फिर तुम्हारी चलने नहीं देगा, क्योंकि पुरुष का जो पुरुषत्व होता है वो हमेशा भारी पड़ता है कि स्त्री के ऊपर। स्त्री तभी पावर में आ सकती है जब वो बेरोजगार आदमी के साथ विवाह करे। अगर उसने बेरोजगार आदमी के साथ शादी नहीं की तो शोषण नहीं कर पाएगी। तुम खुद सोचो ना, अगर उस आदमी का शोषण करना है और तुम सोच रहे कि वो आदमी बराबर का मिले, तो कैसे शोषण हो जाएगा यार? वो तो तुम्हारा शोषण कर देगा, फिर तुमसे पैर दबवाएगा, तुमसे खाना बनवाएगा, सारे काम करवाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे सब हो रहा है आजकल, सबसे ज्यादा तो आज हो रहा है। अपनी माता जी को देखो, अपने पिताजी को देखो, तुम्हारी माता जी हमेशा पिताजी के कंट्रोल में रहती है। अरे कैसी बात कर रही हो? हम मेरी बात सुनो, पिताजी हमेशा सुप्रीम में रहते हैं, समाज में उन्हीं का नाम होता है, समझ आ रहा है ना? लेकिन एक बात बताओ, माता जी कभी पिताजी के खिलाफ जाती हैं? कभी नहीं जाती। ये एक फंडा है कि माता जी कभी पिताजी के खिलाफ नहीं जाएंगे, एक बेसिक नियम। हाँ वो अलग है कि पति पत्नी है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना, परसेप्शन होता है। लेकिन जितना पुरुष आज एक महिला के साथ दबता है उतना पहले का पुरुष नहीं दबता था। पुरुष पहले अपना अहंकारी स्वभाव का रहता था कि हम पुरुष हैं, पुरुषत्व तो हमेशा भारी पड़ता है, ठीक है। तो मेरे कहने का भाव बस इतना है कि हम जाति व्यवस्था को बदलना तो चाह रहे थे, लेकिन जितना चाह रहे थे उतना हुआ क्या? नहीं। लेकिन परिवर्तन हुआ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता तुम्हारे बगल में बैठ के पढ़ नहीं सकते, समझ आ रहा है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो ये समय ज्यादा लगा, चेंज कम आया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने देखा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में हर समाज सुधारक ने महिलाओं की शिक्षा पर और महिलाओं की दशा को सुधारने पर बड़ा बल दिया कि नहीं दिया? महिलाओं की दशा को सुधारने में बल दिया, यानी कि कुल मिलाकर के बात यह की गई कि महिला और पुरुष दोनों समान हैं, यानी कि इक्वालिटी की भावना आई कि नहीं आई? लेकिन जितनी आनी चाहिए थी उतनी इक्वालिटी की भावना आज भी नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि अपने यहां प्रेजेंट टाइम में जो संसद है उसमें जितना पार्टिसिपेशन महिलाओं का होना चाहिए उतना है नहीं। कितने दिनों से 1/3 का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए बात चल रही है संसद में कि 1/3 प्रतिनिधित्व तो महिलाएं करेंगी, ये लटका पड़ा हुआ है, नहीं दे रहे हैं रिजर्वेशन। क्यों? कौन नहीं दे रहा है? पुरुष ही तो नहीं देने दे रहे हैं। तो ये इक्वालिटी आई क्या? नहीं। अपनी सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, उसमें जाकर के देखो महिलाएं कितनी जज हैं? नहीं है। अपने यहां टोटल 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में जाकर के देखो कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री है? नहीं है। आज भी कहने को हम मदरलैंड कहते हैं इंडिया को, सिद्धांत में बहुत अच्छा लगता है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्री हैं वो अपने यहां कहते हैं कि हम फादरलैंड हैं। समझना इस बात को, क्या कहते हैं? कि हम फादरलैंड है, यानी कि अपनी सोसाइटी को पुरुष वाला दिखाते हैं, पेट्रियार्की दिखाते हैं। हमारे यहां समाज में यह सोसाइटी है कि हम लोग अपनी इस मातृभूमि को मातृभूमि यानी कि मदरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरलैंड। लेकिन अपनी फैमिली में जाओ तो तुम्हारे यहां घर में इनविटेशन लेटर तुम्हारे पापा के नाम से आता है या माता जी के नाम पे?
पापा के नाम पे आता है। माता जी सर पटक के रह जाएं लेकिन उनके नाम से इनविटेशन लेटर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? माता और पिता ने दोनों ने मिलकर एक संतान को जन्म दे दिया, और लड़का जब समाज में आता है और समाज उससे पूछता है, सवाल पहला क्या पूछता है, बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो पिताजी का नाम पूछने पर सीना चौड़ा करके कहता है श्री फलाने, नहीं बताता। सोसाइटी जल्दी ये पूछती नहीं है कि बेटा तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, और पूछ ले तो मार बैठे, तुम्हें हमारी मम्मी से क्या मतलब। नहीं मारेगा, मारेगा, सीधी बात है ना। तुम्हें हमारे पापा का नाम जानना है तो हम पापा का नाम बताएंगे, मम्मी का नाम क्यों? क्योंकि एक लड़का अपनी आइडेंटिटी कभी अपनी माता से बताने नहीं चाह रहा है। बताना चाह रहा है क्या? वो अपनी आइडेंटिटी किससे बताना चाह रहा है? पिताश्री के साथ। ये समाज कैसा दिखा रहा है? पुरुषवादी समाज दिखा रहा है। बात समझ आ रही है? पितृ सत्ता को दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है? बताओ तुम लोग, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? और सुनो, बहुत सिंपल उदाहरण, जैसे तुम लड़कियां मंदिर में जाती हो कि नहीं? मंदिर में गई, मंदिर में तुमने, पंडित जी ने तुमको थोड़ा बहुत प्रसाद इतना दिया, एक छोटा सा लड्डू का आधा पार्ट दिया, तो आधा लड्डू भी तुम घर में लेके आती हो, चूटा चूटा करके सबको देती हो, नहीं देती? अब तुम्हारा भाई मंदिर जाए, उसको 2 लड्डू मिले, वो पूरा खा जाता है, वो ला के देता? वो कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो क्योंकि उसको पता है कि ये सब हमारे लिए है। लेकिन एक स्त्री हमेशा परिवार का सामंजस्य बनाते हुए काम करती, नहीं करती है? करती। तो एक बात बताओ, इन सारी बातों से क्या हुआ? स्पष्ट हुआ ना कि हम जितना इक्वालिटी महिलाओं के साथ करना चाह रहे थे, उतनी इक्वालिटी दिखा पाए क्या? नहीं दिखा पाए। तो ये आंदोलन होगा कि क्रांति होगी? आंदोलन कहलाएगा। क्या परिवर्तन नहीं हुआ? हुआ। लेकिन जितना चाह रहे हैं उतना हुआ क्या? नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? दूसरा, हम लोग जितने भी सुधारक हुए, सबने क्या कहा? स्टैच्यू वर्शिप नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। बदला? नहीं बदला ना। यानी कि आज तुम्हारे घर में मूर्ति पूजा हो रही है? नहीं हो रही है? हो रही है। जितने कुछ समाज सुधारक ऐसे आए, उन्होंने कहा भैया संतों की मजार पे नहीं जाना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लोग क्यों जा रहे हैं भाई? नहीं जाना चाहिए। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पे नहीं जाना चाहिए। बात समझ आ रही ना? तो जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि संतों की मजारों पर चादर चढ़ाना गलत बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो परिवर्तन जो चाह रहे थे हुआ क्या? नहीं हुआ। समझ आ रहा है? इसीलिए इस व्यवस्था का नाम आंदोलन नहीं है, इस व्यवस्था का नाम क्रांति इसलिए है क्योंकि जब किसी व्यवस्था में तुरंत परिवर्तन हो, इमीडिएट चेंज हो जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को हमेशा क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। इसलिए 1857 की क्रांति है, आंदोलन नहीं। क्या क्या नहीं हुआ? व्यवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं? जब अभी क्योंकि 1857 मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो जब हम इसको पढ़ा लेंगे, फाइनली में रिजल्ट बताएंगे कि 1857 के रिजल्ट क्या आए, तब उसमें तुम्हें समझ में आएगा नहीं नहीं चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। समझ में आया? तो ये बाद में पता चलेगा। इस 1857 के टॉपिक में है ना, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ना, क्या क्या पढ़ना है, इस बात को समझना है। जरा देखो क्या है 1857 का विद्रोह, यही पढ़ना है लोगों को, इसी को पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्रोत, यानी कि सोर्स। क्या पढ़ेंगे? स्रोत यानी कि सोर्स। अब एक बात बताओ, क्या तुम लोग 1857 में पैदा थे? नहीं थे। तो तुम्हें कैसे पता चला कि भारत में 1857 जैसी कोई घटना हुई थी? इसके लिए तुम्हारे पास एविडेंस होना चाहिए जो उस समय लिखे गए हों, है ना। तो कुछ रेफरेंशियल टाइप की कुछ बुक्स होंगी, किताबें होंगी, लोगों की अपनी डायरी होगी, लोगों की अपनी ऑटोबायोग्राफी होगी, है ना। उस समय की कुछ किताबें होंगी जिन किताबों में इस घटना के बारे में लिखा गया होगा। समझ में आ रहा है ना? तो उन किताबों को जानना है कि किन किताबों में 1857 के बारे में वर्णन मिलता है। समझ में आ रहा है? एक टॉपिक ये पढ़ना है। दूसरा इसमें क्या पढ़ना भाई? दूसरा टॉपिक इसमें यह पढ़ना है कि जो इंडियन इतिहासकार हैं, इंडियन हिस्टोरियंस हैं, और जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, इन दोनों में बड़ा डिस्प्यूट रहता है 1857 की क्रांति को लेकर। भारत के जितने भी राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, भारत के जितने भी राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं,
वो इसे कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या, कौन सा विद्रोह था भाई? एक राष्ट्रीय विद्रोह था। लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, वो सभी के सभी ब्रिटिश हिस्टोरियन इस विद्रोह को कहते हैं कि सिर्फ ये एक सिपाही विद्रोह था, यानी कि एक सिर्फ और सिर्फ सिपाही म्यूटनी थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इस बात को जानना है कि हमारे जो भारत के लोग हैं, वो जब इस बात को बोलते हैं कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, उनको क्या फायदा हो रहा था इस बात से? और जब वो ये बोल रहे हैं कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, उनको क्या फायदा हो रहा था? और फिर अंग्रेजों को नुकसान क्या हो रहा था? वो क्यों नहीं मान रहे थे कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह होना चाहिए? इस बात को कौन मान रहा है? भारत के लोग मान रहे हैं ना इस बात को। इसको कौन नहीं मान रहा? राष्ट्रीय, ब्रिटेन के लोग नहीं मान रहे। भाई हमको गुलाम किसने बनाया? ब्रिटेन के लोगों ने ही बनाया। तो भारत का इतिहास तो दोनों मिलकर लिखेंगे, भारत के लोग भी लिखेंगे और ब्रिटेन के लोग भी लिखेंगे। और क्योंकि ये घटना अंग्रेजों के द्वारा घटाई गई, उन्हीं के खिलाफ ये घटना हुई, तो वो भी तो कुछ ना कुछ लिखेंगे। वो जब लिखे तो उन्होंने कहा भैया ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, बल्कि ये क्या था? ये एक सिपाही विद्रोह था। क्या था? समझ आ रहा है ना? मेरे कहने का भाव बस इतना है कि इस बात को समझना है कि राष्ट्रीय विद्रोह, जब हम इस बात को बोल रहे थे, हम ये कह रहे थे पूरी दुनिया इस बात को माने कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो अंग्रेजों ने इस बात को मना कर दिया। उनका ना 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 ना, ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, बल्कि क्या है? तो फिर भारत के लोगों ने इस बात को क्यों नहीं मान लिया कि भैया चलो जो कह रहे हो वही बात मान लेते हैं? क्योंकि सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो वो इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे? भैया जो तुम कह रहे हो वही बात मान लेते हैं कि सिपाही विद्रोह ही था। हाँ, यही, इसी बात को तो समझना हम लोगों को, यही बात को समझना है कि क्या ये राष्ट्रीय विद्रोह था या सिपाही विद्रोह था, या दोनों नहीं था। हम कह रहे हैं, मेरी बात तो समझो पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम जो बात बोल रही हो सही बात बोल रही हो, हमें अल्टीमेटली आना तो पड़ेगा ना एक साइड में। मैं ये कह दूं कि गांधी जी बहुत दुष्ट आदमी थे, सही बात है क्या? गांधी जी बहुत अच्छे आदमी थे, सही बात है क्या? तो एक यूपीएससी एस्पायरेंट की तरह आपको दोनों चीजों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप बायस्ड नहीं हो सकते। जैसे ही आप किसी के साइड में झुकते हैं, तुरंत के तुरंत आप बायस्ड हो जाते हैं। और यूपीएससी के चेयरमैन को एक ऐसा प्रशासक नहीं चाहिए जो कि बायस्ड हो। उनको एक बैलेंस वाला आदमी चाहिए कि जो हर चीजों में सामंजस्य स्थापित करना जानता हो। यानी कि जो ये बात बोल दे कि गांधी अच्छे भी थे और बुरे भी थे, यानी कि ये सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे किसी हिंदू व्यक्ति से पूछो भैया औरंगजेब कैसा था, छूटते ही बोलेगा बड़ा दुष्ट आदमी था, बहुत ऐसा ऐसा शब्द इस्तेमाल कर देंगे तुम बोले नहीं पाओगे, बहुत ही दुष्ट आदमी था भैया, पूछो मत कैसा आदमी था। और किसी मुसलमान आदमी से पूछो, अरे वली थे वो तो, बहुत बढ़िया आदमी थे, पैगंबर के बाद वही बढ़िया आदमी थे। किसी एक साइड में झुक सकते हो क्या? यूपीएससी ने मेंस में सवाल पूछा, औरंगजेब एक बदनाम शासक था, औरंगजेब एक बदनाम शासक था, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। समालोचनात्मक शब्द का मतलब है कि पक्ष में और विपक्ष में दोनों लिखना है तुमको। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी, मेरी बात को समझो, जब भी आपको औरंगजेब को पढ़ना है, जब भी आप औरंगजेब को पढ़ें तो ना तो हिंदू की नजर से पढ़ें ना मुसलमान की नजर से पढ़ें। एक, जब भी आप इतिहास को पढ़ें, इतिहास को पढ़ने के दौरान तुरंत दो चीजें भूल जाइए, तीन चीजें भूलिए, चार चीजें भूलिए। क्या 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 भूलना है? एक तो तुम्हारा जेंडर क्या है, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारा जेंडर याद रहा तो तुम कहोगे कि पुरुषों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया महिलाओं पे, तो तुम सही इतिहास पढ़ नहीं पाओगी। तुम्हारे मन में खुरापात आएगी कि पुरुषों ने बहुत खिलाफ लिखा, हमारे बहुत शोषण किया उसने, हमारा सती प्रथा करवाते थे, बचपन में मार देते थे हम लोगों को, तो तुम सही इतिहास पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। इसलिए सच में इतिहास पढ़ने के लिए पहली चीज क्या भूलनी है कि तुम्हारा जेंडर क्या है, दूसरा तुम्हारी जाति क्या है। तब तुम्हें, अगर तुम्हारी जाति याद रही कि मैं दलित हूं, ब्राह्मणों ने शोषण किया वैदिक काल में, तब तुम सही इतिहास नहीं पढ़ पाओगे। नेक्स्ट, तुम्हारी क्षेत्रीयता क्या है ये भूलनी पड़ेगी तुम्हें, यानी कि तुम कहां के हो ये भूलना पड़ेगा। क्यों? हमारे वाले एरिया को तो इतिहास में स्थान ही नहीं मिला है, दिल्ली को ज्यादा स्थान मिला, बंगाल को ज्यादा स्थान मिला, हमको तो मिला ही नहीं कोनो स्थान।
तो भी दिक्कत है। साथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भूलना, वो ये कि तुम्हारा धर्म क्या है, अपना धर्म भी भूलना पड़ेगा। तो जब भी इतिहास का अध्ययन करें, आपको ना तो हिंदू होकर के पढ़ें ना ही मुसलमान होकर के पढ़ें। अगर आप धर्म के आधार पर पढ़ेंगे तो कभी भी औरंगजेब का वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर सकते। अगर आपने हिंदू के नजरिए से औरंगजेब को पढ़ा तो आप कभी भी उसकी उपलब्धियों को नहीं जान पाएंगे। जान पाएंगे क्या? कभी नहीं जान पाएंगे। औरंगजेब को अगर आपको पढ़ना है हिंदू के नजरिए से तो उसने क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की। 50 साल का शासनकाल है उस आदमी का, तो 50 साल ऐसे शासन कर लिया, तो कुछ तो अच्छा काम किया होगा उस आदमी ने, तभी 50 साल शासन हुआ। तो क्योंकि तुम हिंदू के नजरिए से पढ़ोगे तो उपलब्धियां नजर नहीं आएंगी, तुम उसकी कमियां ढूंढोगे, उसकी अच्छाइयां नहीं ढूंढ पाओगे। और जब तुम मुसलमान की नजर से देखोगे तो सिर्फ उसकी अच्छाइयां नजर आएंगी, कमियां नजर नहीं आएंगी। तो क्या कमी नहीं थी? क्या कमियां थी? तो कमियां किसने ढूंढा? हिंदू ने। बुराइयां किसने ढूंढी? ओ सॉरी, अच्छाइयां किसने ढूंढी? मुसलमान ने। इसलिए जब भी पढ़ो अनबायस्ड होकर के पढ़ो, तभी सही मूल्यांकन संभव है। अगर आप किसी के पक्ष में झुक करके पढ़ेंगे कि हम नेहरूवादी हैं, बीडी सावरकर को गलत मानेंगे, तो मानना ही पड़ेगा तुम्हें भाई। तो बीडी सावरकर तुम्हारे लिए विलेन होगा, है ना? कुछ लोगों के लिए औरंगजेब विलेन है और कुछ लोगों के लिए औरंगजेब वली है, दोनों बातें हैं। तो तुम्हारे लिए अगर तुम हिंदू बन के पढ़े तो वो विलेन हो जाएगा, और तुम मुसलमान होके पढ़े तो वली हो जाएगा। और जबकि दोनों बातें गलत हैं, दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि दोनों चीजों को क्या करना है? बैलेंस। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो दूसरे टॉपिक में क्या पढ़ना हम लोगों को कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था या सिपाही विद्रोह था या दोनों नहीं था, या ये दोनों नहीं थे, कुछ और था ये। यानी कि 1857 का विद्रोह ना तो राष्ट्रीय विद्रोह था, पहले तो ये मानो कि जो ये तर्क दे रहे हैं, जो ये लॉजिक दे रहे हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह था, उस लॉजिक को समझो, और जो तर्क दे रहे हैं कि सिपाही विद्रोह था, उस लॉजिक को समझो, फिर अपनी खोपड़ी घुसाओ उसमें कि दोनों सही बोल रहे हैं। नहीं, सही नहीं बोल रहे हैं, तो फिर तुम अपनी एक प्रिंसिपल लेके आओ कि सर हमारे अनुसार ये। तो तुम्हें अपनी भी तो आइडियोलॉजी एक डेवलप करनी पड़ेगी। आइडियोलॉजी डेवलप कैसे होती है? जब तक दोनों पक्ष ना हो। भाई अगर आप अकबर का या औरंगजेब का सही मूल्यांकन करना चाहते हैं, जैसे अकबर का सही मूल्यांकन करना है, तो औरंगजेब अकबर का सही मूल्यांकन करने के लिए आपके पास अबुल फजल की आईने अकबरी भी होनी चाहिए, मुंतखब उत तवारीख बदायूनी की भी होनी चाहिए, और निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी भी होनी चाहिए। अबुल फजल जो उसी के कोर्ट में रहता था, उसका मित्र था, वो कभी भी अकबर के खिलाफ लिखेगा क्या? तो अबुल फजल को बिना पढ़े बात संभव है कि अकबर को जान पाए? नहीं। तो अबुल फजल की जब आईने अकबरी पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां नजर आएंगी, किसकी? अकबर की। लेकिन जब बदायूनी की मुंतखब तवारीख पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बुराइयां नजर आएंगी। क्या अकबर सिर्फ बुराई वाला आदमी था? नहीं। तो हमने एक साइड में क्या देखा? अच्छाइयां, दूसरे साइड में क्या देखा? बुराइयां। तो एक तीसरी किताब फिर लानी पड़ेगी जिसका नाम है निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी, जो न्यूट्रल होकर के लिखी गई है। अब दोनों चीजों को बैलेंस करेगी कि नहीं? तभी तो सही मूल्यांकन संभव है। ठीक उसी तरह से कि ये जो भारत के लोग राष्ट्रीय विद्रोह कह रहे थे, उनका क्या तर्क था, और जो सिपाही विद्रोह कह रहे थे उनका क्या तर्क था। इन दोनों तर्कों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी विचारधारा व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? नेक्स्ट अगला क्या पढ़ना है इसमें? सोर्स के बाद इसमें अगला क्या पढ़ना है ना? तो दो बातें हो गई इसमें। ठीक, ये हो गया। तीसरे में हम लोगों को पढ़ना है कि इसके कारण क्या क्या थे। बात समझ आ रही है ना? अगर 1857 जैसी कोई घटना भारत में हुई तो उस घटना के घटित होने के पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, नहीं रहा होगा? कोई ना कोई कारण रहा होगा। जैसे ये उठे और इनको एक लपड़ मार दें, तो ये तुरंत इसको थोड़े मार देंगे? तुरंत मार देंगे? तो ये तो पहले 10 मिनट विचार करेंगे, मारा क्यों इसने यार हमको? पहले तो 10 मिनट सोचेंगे, और जब इनको पता चलेगा नहीं जानबूझ के मारा तो फिर ये भी मारेंगे। लेकिन अगर इन दोनों में पहले से ही दुश्मनी हो, दोनों के मन में खुन्नस हो, ये इसको मुंह चिढ़ा रही है, इसको मुंह चिढ़ा रही है, और अचानक से उठो इसको मार दे, तो ये सोचेगी, ये पलटेगी, फिर इसको मारेगी। समझ आ रही बात? समझ में आ रही बात? ठीक उसी तरह से जो 1857 का विद्रोह हुआ वो अचानक से थोड़ा हो गया,
अचानक से तो हुआ नहीं होगा कि कोनो एक घटना हुई और इस वजह से इतना बड़ा विद्रोह हो गया, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा विद्रोह है। समझ आ रहा है? तो इसके पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण होंगे। तो हो सकता है सामाजिक कारण हो सकता है कि राजनीतिक कारण भी हो, आर्थिक कारण भी हो, सिपाही कारण भी हो, आर्मी के कारण, और साथ में कोई इमीडिएट रीजन भी तो होगा, कोई तात्कालिक कारण भी तो होगा। उन सभी कारणों की यहां पर चर्चा करनी है कि किन किन कारणों की वजह से 1857 का जैसा विद्रोह हुआ। अब इसको समझ में आया। अगला, तो जब कारण समझ में आ गया तो कारण की वजह से विद्रोह होगा, तो विद्रोह के बाद तो कुछ नेता भी तो होंगे और वो कहीं ना कहीं स्थान से लीड भी तो कर रहे होंगे। तो वो नेता कौन कौन से हैं, वो नेता कौन कौन से हैं और वो किस स्थान से नेतागिरी किए, किस स्थान से उन्होंने इसको संचालित किया, उन दोनों जगहों के नाम समझना है। जैसे नाना साहब ने कहां से संचालित किया, कानपुर से। बेगम हजरत महल ने कहां से संचालित किया, लखनऊ से। समझ में आ रहा है? तो नेता कौन थे और वो किस स्थान से संबंधित थे। नेक्स्ट, इसी में यह भी समझ में आना है कि ब्रिटिश नायक कौन था या ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने इनको दबाया, इनके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, इनकी क्रांति को खत्म करने की कोशिश की। तो उस ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का भी नाम हमें पता होना चाहिए कि किसने इनके आंदोलन को या क्रांति को दबाया। नेक्स्ट, अगला रीजन जो समझना हमको क्या है, अगले रीजन में समझना है कि इसका परिणाम क्या आया। क्या समझ में आया, रिजल्ट क्या निकला। अगर 1857 की घटना हुई, जैसे तुम पढ़ रहे हो, यूपीएससी की मान लो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे, चाहे जिसकी करो, तो साल 2 साल 3 साल के बाद कोई तो परिणाम आएगा, या तो फेल हो जाओगे या तो पास हो जाओगे, एक तो परिणाम आना ही है। ठीक उसी तरह से 1857 का जो विद्रोह हुआ, तो तुम लोग कहोगे, अभी पूछे तो क्या हुआ भैया, नहीं हम हार गए थे। क्या सच में हार गए थे, ये भी तो सवाल है। क्या हम सच में हार गए थे? अगर नहीं हारे थे तो क्या जीत गए थे? क्या सच में जीत गए थे? ये भी सवाल है। तो परिणाम क्या हुआ, इस परिणाम को भी समझना है, यानी कि रिजल्ट को समझना है। और साथ में एक लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है कि इस क्रांति का महत्व क्या निकला। अगर यह घटना हुई तो इसका महत्व क्या निकला। जैसे तुमने डिसीजन लिया कि हमें यूपीएससी करनी है और तुम हो गए फेल, तो क्या 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ने के बाद जब हम फेल हुए तो यूपीएससी के पढ़ने का कोई महत्व मिला कि नहीं मिला? इस महत्व को भी देखना है ना। तो कुछ तो महत्व मिला होगा ना, कि जैसे थे वैसे बने रहे, तो कुछ तो तुम्हारे चेंज आया होगा ना तुम्हारी लाइफ में। उस दौरान, उस पढ़ाई के दौरान कुछ तो परिवर्तन आया होगा। तो उस परिणाम के महत्व को समझना है। बेशक हम फेल हो गए, लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमने तैयारी की, इस वजह से हम ऐसे हो गए। अगर तैयारी ना किए होते तो ऐसे नहीं हो पाते। ठीक उसी तरह से बेशक से हम 1857 के विद्रोह में फेल हो गए, लेकिन अगर ये विद्रोह ना हुआ होता तो आज जैसे हैं वैसे कभी नहीं बन पाते। इसके लिए इसका क्या जानना है, महत्व जानना। समझ में आ रहा है? एक लास्ट पॉइंट इसमें जो डिस्कस करना है वो यहीं पर डिस्कस करना है, यानी कि इस वाले से पहले, यानी कि ये हो जाएगा लगभग 7वां पॉइंट हो जाएगा। यहां पर एक और पॉइंट हो जाएगा, इसमें यह जानना है कि क्या यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या पहला राष्ट्रीय विद्रोह था? इस बात को भी जानना। मतलब कहने का भाव ये कि जिस तरह का रिवोल्ट यहां हो रहा है 1857 में, क्या इससे पहले इस तरह का कोई और रिवोल्ट नहीं हुआ है? बात समझ आ रही है? क्या इससे पहले इस तरह का कोई और रिवोल्ट नहीं हुआ है क्या? अगर हुआ है, उस रिवोल्ट का नाम क्या है और उसका क्या महत्व है, इस बात को भी जानना है। यानी कि सोर्स को जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि क्या 1857 की क्रांति होने से भी पहले कोई ऐसी भी क्रांति हुई जिसको हमने कुछ समय के लिए अपना पहला राष्ट्रीय विद्रोह या पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना हो। समझ में आ रहा है? बहुत समझ में आ गया है कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। हाँ, समझ में आ रहा है?
दिक्कत हो रही बेटा? पानी पी लो, पानी पी लो, गर्मी ज्यादा है। हाँ रुको, इसको खोल रहा हूँ। खोल दो भाई इसको, उसको जरा ओपन करो इसको। आ गया तो यहाँ। खोपड़ी खराब हो जाती होगी इतिहास समझने में। सब खत्म हो गए हैं मर मर के, बेमतलब हमारी खोपड़ी बवाल डाल के गए हैं। कौन क्या किया क्या नहीं किया, हमें क्या मतलब है ना? किसको? तुम्हें उससे क्या दुश्मनी है यार? फिर कहोगे कि वो बोलती है। बेमतलब में उसको छेड़ने का काम कर रहे हो तुम, हैं? वो शांति से बैठी कितना प्रेम से, अभी तो तुमको कुछ कह देगी उल्टा सीधा, हैं? देखो एक हमारे गुरु जी थे, वो ये कह रहे थे कि अगर अगर मेरी वजह से एक या दो लोगों को समस्या है तो हो सकता है कि उनमें कमी हो। अगर हमारी वजह से बहुत सारे लोगों को समस्या है तो एक बार अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हम में तो समस्या नहीं है। हाँ हाँ, ये भी बात सही। हम क्यों बदले हैं? बहुत बढ़िया एटीट्यूड है इसमें। इस एटीट्यूड को हमेशा बरकरार रखना है, आगे तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी, तुम बुलंदियों पे जाओगे एकदम। देखो सच बता रहे हैं, हमारी जो आइडेंटिटी है, अगर उस आइडेंटिटी को हम खत्म कर देंगे तो हम खुद ही खत्म हो जाएंगे यार। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी नहीं खत्म करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, है ना? हम अगर शाई नेचर के हैं तो शाई नेचर के रहेंगे, है ना? और हम ज्यादा बोलते हैं तो हम ज्यादा ही बोलेंगे। तुम कहो कि हम मौन धारण कर लें तो ऐसा हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मौन मान लो धारण कर भी लिए तो वो बनावटी होगा, आर्टिफिशियल होगा। एक दिन रहेगा, दो दिन रहेगा, तीसरे दिन से फिर तुम गदर काटने लगोगे, है ना? तो बनावटी रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही आप अपने आप को प्रेजेंट करो, क्योंकि ओरिजिनलिटी ही सब कुछ होती है। कई बार फिल्मी दुनिया में लोगों ने अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट करने की कोशिश की, सलमान खान का डुप्लीकेट आने की कोशिश, वो हिट हुए क्या? कभी नहीं हिट हुए। तो जो ओरिजिनलिटी है वही उसी की मार्केट होती है। तो कभी भी अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश ना करो, जैसे हो वैसे ही खुद को प्रेजेंट करो। हाँ हो सकता है कि उसमें कुछ क्रीम वगैरह लगा करके, फेयर और लवली लगा के उसको पॉलिश वॉलिश किया जा सकता है। हाँ, नेचर नहीं चेंज हो सकता, बस उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग लगा दिया जाता है बस। अब जैसे लड़कियों का चेहरा ऐसे खब्बड़ खब्बड़ होता है तो उसमें फेयर लवली वगैरह लगा के एकदम बढ़िया टिप टाप करके प्रेजेंट कर देते हैं, हैं? ठीक है, तो फिर इस पे आओ, इस मुद्दे पे आओ, है ना? अब जो मेरा पहला पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट है 1857 का विद्रोह। पहला सवाल क्या है, पहला टॉपिक क्या है? क्या वास्तव में 1857 का विद्रोह भारत में घटित होने वाला या होने वाला पहला राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम था क्या? इस बात को जानना है। क्या इससे पहले इस तरह का कोई और विद्रोह नहीं हुआ है क्या? हुआ है। इस तरह के और भी पहले विद्रोह हो चुके हैं, इस बात को हमें जानना है, ठीक है ना? यानी कि बेसिकली अगर देखें तो 1857 का जो विद्रोह हुआ वो शुरुआत में, जैसा काजल बता रही थी कि शुरुआत में ये एक सिपाहियों का विद्रोह था। ये बात बिल्कुल सही है कि सिपाहियों ने ही शुरुआत में इस विद्रोह को शुरू करने का क्रेडिट मिलता है। सबसे पहले सिपाहियों ने ही, क्योंकि मंगल पांडे क्या थे? एक सिपाही थे, बैरकपुर छावनी में सिर्फ एक सिपाही थे और उन्होंने ही इस विद्रोह को संचालित किया। तो शुरुआत में देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ ये विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था। बाद में ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का रूप धारण कर लेता है। लेकिन अब इस बात को जानना है कि क्या इससे पहले भारत में कोई अन्य राष्ट्रीय विद्रोह हुआ, इस तरह का कोई और सिपाही विद्रोह हुआ है क्या? तो हुआ है। पहली बार ऐसा सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो पहली बार ऐसा सिपाही विद्रोह हुआ 1764 में। कब हुआ? 1764 में ऐसा पहला विद्रोह हुआ। कब हुआ ऐसा विद्रोह? जरा समझो, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो बाद में लिख लेना।
1764 के तुरंत बाद एक घटना घटित होती है जिसे कहते हैं 1765 बक्सर का युद्ध। हुआ है कि नहीं हुआ है? 1765 के बाद, सॉरी 1765 क्यों, 1764 में हुआ है ना। 22 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध हुआ है जिसका नाम क्या है? बक्सर का युद्ध। वो युद्ध किसके बीच में हुआ? हेक्टर मुनरो और शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड के बीच में हुआ था। यानी कि भारत की 3 सुप्रीम पावर एक साथ हो गई और किसके खिलाफ लड़ी? अंग्रेज हेक्टर मुनरो के साथ में लड़ी, जिसमें अंग्रेजों की यानी कि हेक्टर मुनरो की मात्र 5000 की सेना ने 50,000 की आर्मी को हरा दिया, यानी कि बक्सर युद्ध मार गए। ध्यान से समझना इस बात को। 1764 में वो जो 5000 की आर्मी हेक्टर मुनरो के पास थी, क्या वो सभी के सभी लोग अंग्रेज थे? नहीं, वो भारत के ही सिपाही थे जो हेक्टर मुनरो ने उनको वेतन के बदले अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। यानी कि जो हेक्टर मुनरो के पास 5000 की आर्मी है, वो 5000 की आर्मी भी किसकी आर्मी है? इंडियंस आर्मी है। लेकिन वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? ब्रिटेन के प्रति, यानी कि हेक्टर मुनरो के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि नमक किसका खाए हैं? हेक्टर मुनरो का। तो अपने यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है कि जिसका नमक खाए हैं उसी के प्रति वफादारी दिखाएंगे। ये पंचायत में भी होता है। पंचायत वाला जब प्रधानी वाला चुनाव होता है, रात्रि में पहले जम के दारू पिलाते हैं, तब उस आदमी को याद आता है, नहीं नमक तो भाई साहब का ही खाया है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग वो नमक एकदम याद रहता है और ताजा ताजा रहता मामला, जाके उठ दे आते हैं और बेच देते हैं कुछ। और सोचने वाली बात है, हम बिकते कितने में हैं? एक ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 रुपए की दारू की बोतल आती होगी, है ना? उतने में छोटी वाले हैं जो माधुरी टाइप की आती। हाँ हाँ, मस्ती वाली। हाँ, तुमने पिया कभी? नहीं पिया। हाँ, पैसा भी देते हैं। पहले तो दारू दी जाएगी, फिर उसके ऊपर से बोनस के तौर पे 500 रुपए का नोट भी दिया जाएगा। और अगर इमोशनली ब्लैकमेल करना है तो आपकी माता जी के लिए 500 रुपए की साड़ी भी लाएं। इसमें तो पिघला जाता आदमी, अरे माता जी के नाम आ गया तब देने पड़ेगा। कभी कभी और हमेशा दारू और पैसा तभी दिया जाता है जब अगले दिन वोटिंग पड़ने वाली हो। दारू और पैसा कब मिलता है? जब अगले दिन मॉर्निंग में। तब तक वो खुमार उतरा नहीं रहता, तब तक उसको याद रहता भाई साहब ही वाला मामला, तब तक जाके वोट हो जाता है। वो भी सतर्क रहते हैं कि उतरने ना पाए। ठीक, तो 1764 में 5000 की आर्मी में हमारे यहाँ के सिपाही भी तो थे। अब समझना इस बात को, हमारे यहाँ सिपाही भी थे। अब उस 5000 की आर्मी में 100 तो थे ब्रिटेन के। 100 कहां के थे? ब्रिटेन के। और 4400 कितने हो जाएंगे? 4900। कितने? 4900 लोग कौन थे? भारतीय थे। जरा समझना, तो जो 100 लोग थे ब्रिटेन के, उनको वेतन मिलता था 15 रुपया, और ये जो भारतीय सैनिक थे उसी काम को करने के लिए इनको वेतन मिलता था 7 रुपया। भेदभाव है कि नहीं? है भेदभाव। दूसरा, भाई सिपाही तुम भी हो, सिपाही हम भी हैं, तो जब कोई काम नहीं था तो वो जो 100 ब्रिटिश सिपाही थे वो इन 4900 भारतीय सिपाहियों से अपने कपड़े धुलवाते, मालिश करवाते, जूते साफ करवाते, अपने सारे काम करवाते हो। उनको लगता है यार कि एक तो पैसा आधा मिल रहा है, ऊपर से जब कोई युद्ध नहीं करना है तो इस तरह की बकवास हरकतें भी करनी पड़ रही, साथ में वो गालियां भी सुननी पड़ती थी, गालियां भी देते थे गंदी गंदी उन लोगों को। तो जब इस घटना को उनके साथ एक लंबे टाइम तक हुआ तो उन सिपाहियों को ये अपमान बर्दाश्त तो नहीं हुआ, और जब बक्सर का युद्ध हो ही रहा था, युद्ध शुरू होने से पहले हेक्टर मुनरो की सेना में से 100 से 150 सिपाहियों ने हेक्टर मुनरो की सेना के साथ यानी कि अपनी ही आर्मी के साथ बगावत करते हुए मीर कासिम यानी कि शुजाउद्दौला की आर्मी के साथ विद्रोह कर दिए, उनके साथ आके मिल गए। समझ में आ रहा है? तो तुमसे पूछा जा सकता है ये सवाल कि भारतीय सैनिकों ने पहली बार विद्रोह कब किया? अगर सर्वप्रथम विद्रोह कब किया तो नाम आएगा 1764 बक्सर के बैटल के टाइम। यानी कि बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो की 5000 आर्मी में से 150 की आर्मी ने विद्रोह करते हुए अपनी ही आर्मी से किसके साथ मिल गए? जाके शुजाउद्दौला की आर्मी के साथ मिल गए। तो ये भारत के इतिहास में सैनिकों के द्वारा किया गया पहला विद्रोह माना जाता है, जो कब हुआ है? 1764 में। समझ में आ गया? दूसरा विद्रोह कब हुआ?
दूसरा क्या ये सैनिक विद्रोह नहीं है? ये इसकी विद्रोह की शुरुआत भी सैनिक से ही हो रही है। क्या यहाँ सैनिक विद्रोह नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ये भी सैनिक विद्रोह। दूसरा सैनिक विद्रोह क्या है? 1806 में। क्या नाम है? 1806। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कब दूसरा विद्रोह हो रहा है? 1806 में हो रहा है। 1806 में विद्रोह हो रहा है। ये 1806 में जो विद्रोह हो रहा है, ये हो रहा है मद्रास में। ये विद्रोह कहां हो रहा है? मद्रास प्लस केरल वाले एरिया में हो रहा है। कहां हो रहा है? मद्रास और केरल वाले एरिया में हो रहा है। ठीक है ना? और उस समय जो व्यक्ति गवर्नर जनरल था उसका नाम था जॉर्ज बार्लो। क्या नाम है? जॉर्ज बार्लो, उस आदमी का नाम है। नेक्स्ट, जो यहां का कमांडर था उस आदमी का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, एक मिनट रुकना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? कि ये तो समझ में आ गया ना? ठीक है। 1806 में एक विद्रोह हुआ तमिलनाडु वाले एरिया में। उस विद्रोह जगह का नाम था बेल्लोर। जगह का नाम क्या था? बेल्लोर। क्या नाम है जगह का? ये जगह का नाम है बेल्लोर। और ये बेल्लोर का जो विद्रोह हुआ ये कब हुआ? 1806 में हुआ। ठीक है ना? कब हो रहा है? 1806 में। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन है इस टाइम? जॉर्ज बार्लो है। लेकिन तमिलनाडु यानी कि मद्रास वाले एरिया का गवर्नर कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्योंकि अगर तुमको याद हो तो मैंने बताया था कि अंग्रेजों के द्वारा अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। एक प्रेसिडेंसी बनी बंबई में, एक प्रेसिडेंसी बनी मद्रास में, और एक प्रेसिडेंसी बनी कहां? कलकत्ता में। तो मद्रास की प्रेसिडेंसी का कोई ना कोई तो गवर्नर होगा ना। तो यही जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, यही उस टाइम मद्रास का गवर्नर था। लेकिन इससे बड़ा अधिकारी कौन था? जॉर्ज बार्लो। तो यही तो बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही बाद में आगे जाके भारत का गवर्नर जनरल बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना भाई? बनता है। ठीक है ना? तो जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल था और ये मद्रास का गवर्नर था। तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि 1806 के बेल्लोर विद्रोह के दौरान मद्रास का गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर क्या माना जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है 1833 के चार्टर एक्ट से। क्लियर हो रहा है? यही तो सवाल पूछा गया था यूपीएससी में। कल जो पेपर सॉल्व करा रहे थे, सवाल तो यही था जो मैं बता रहा हूं। नहीं था। कल का जो यूपीएससी का पेपर था, सवाल तो यही था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? राइट आंसर क्या? 1833। तो कौन था वो आदमी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। समझ में आया? एक समय था ना कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग मद्रास का सिर्फ क्या था? गवर्नर था। क्या था? सिर्फ गवर्नर था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बाद में प्रमोट होकर के क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ये किस एक्ट के माध्यम से? चार्टर एक्ट के माध्यम से। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट। समझ में आ गया? तो 1806 में जो बेल्लोर का विद्रोह हो रहा है, किसके समय में हो रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। इनसे बड़ा ऑफिसर कौन था? जॉर्ज बार्लो। कहां हो रहा है? मद्रास में, जिसे आज क्या कहते हैं? तमिलनाडु। समझ में आया? तो क्यों हुआ ऐसा विद्रोह? इसलिए यह विद्रोह हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जो कि मद्रास का गवर्नर था, उसने सिख सिपाहियों और हिंदू सिपाहियों के ऊपर धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब क्या प्रतिबंध? जो हिंदू आदमी है वो तिलक नहीं लगाएगा, जो हिंदू आदमी है वो चुटिया नहीं रखेगा, जो सिख सिपाही है वो पगड़ी नहीं बांधेगा। समझ आ रहा है ना? दाढ़ी छोटी रखनी पड़ेगी, कटार नहीं लेना पड़ेगा। तो जब आप किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाएंगे तो आदमी क्या करेगा? विद्रोह करेगा। समझ में आया? तो 1806 के इस विद्रोह में 1806 के इस विद्रोह में
भारतीय सैनिकों में सिख सैनिक और हिंदू सैनिकों ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के खिलाफ विद्रोह करते हुए टीपू सुल्तान के परिवार को कैद से आजाद करा दिया। तुम्हें ध्यान होना चाहिए 1799 में टीपू सुल्तान को मार के खत्म कर दिया गया था, उसकी फैमिली को एक जेल में बंद कर दिया गया था, और यह घटना मात्र 7 साल के ही बात तो है। यानी कि 1799 में टीपू सुल्तान को मारा अंग्रेजों ने, उसके मात्र 7 साल के बाद यह घटना घटी। उन सैनिकों ने टीपू सुल्तान की पूरी फैमिली को जेल से आजाद भी कराया। तो तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि 1806 के वेल्लोर विद्रोह में भारतीय सिपाहियों ने किस राज परिवार को सुरक्षित बचाने का प्रयास किया? टीपू सुल्तान की फैमिली को। किसकी फैमिली? टीपू सुल्तान। तो क्या यह सैनिक विद्रोह नहीं है? यह भी सैनिक विद्रोह। समझ में आ रहा है? अब समझो, एक सैनिक विद्रोह हुआ 1817 में। कब हुआ है? 1817 में यह सैनिक विद्रोह हुआ। क्या ये सभी सैनिक विद्रोह 1857 से पहले के हैं कि नहीं है? हैं? ओके, तो एक विद्रोह कब हो रहा है? 1817 में। और ये विद्रोह भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना गया प्रधानमंत्री मोदी के चक्कर में। प्रधानमंत्री मोदी 12th पास आउट है, इतिहास की 1% जानकारी नहीं उस आदमी को। एक दिन वो चला गया उड़ीसा। ये उड़ीसा की घटना है। कहां की घटना है? उड़ीसा। वैसे भी जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहां से अपना पारिवारिक संबंध जोड़े लेते हैं, नहीं जोड़ते कि हमारा फैमिली रिलेशन है आपके साथ, समझ आया? तो वैसे भाई साहब एक दिन चले गए उड़ीसा दौरे पर गए, तो उड़ीसा के कुछ इतिहासकार भी मिलने आए। किससे? प्रधानमंत्री जी से। और प्रधानमंत्री जी को उन लोगों ने 1817 में हुए खुर्दा विद्रोह की जानकारी दे दी कि भैया हमारे यहाँ एक खुर्दा विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? खुर्दा, एक उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है आज भी, ठीक है ना? तो खुर्दा में वहां के राजाओं ने, वहां के सैनिकों ने मिलकर एक विद्रोह किया था, उसे कहा गया खुर्दा विद्रोह। बहुत नॉर्मल विद्रोह था। लेकिन इतिहासकार में जैसे जो एक मूवी का डायरेक्टर होता है, वो चाह ले तो तुमको हंसा भी सकता है, वो चाह ले तो तुमको रुला भी सकता है। कर सकता है कि नहीं? इतनी तो कला होती है उस आदमी में। बहुत बढ़िया। तो कई बार वो एक ही फिल्म में हंसा भी देता है और रुला भी देता है, दोनों घटनाएं करा देता है। ठीक उसी तरह से एक इतिहासकार में इतनी ताकत होती है कलम में कि वो चाहे तो दंगा करवा दे, चाहे तो एकता स्थापित करा दे। कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता हो। इतनी ताकत होती है। जैसे मीडिया, सबसे बढ़िया उदाहरण मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी सच में इतने काबिल हैं? इतने काबिल हैं, लेकिन इतनी काबिलियत आई कैसे? मीडिया ने उस आदमी को हीरो बना दिया है। वो आदमी तब से हीरो बन के घूम रहा है और सबके सब जीरो बन के घूम रहे हैं। उसके आगे कौन दिखता है? ना भाई, उसमें उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इतने काबिल लोग हैं, सब बाहर के पढ़े हुए लोग हैं। कांग्रेस में तो सभी के सभी इंटेलेक्चुअल है। शशि थरूर को देखो, कितना वीआईपी आदमी है। वो अगर एक बार अंग्रेजी बोल दे तो डिक्शनरी चेंज हो जाती है पूरी पूरी, है? कितना शानदार आदमी। लेकिन वो काबिल है? अगर काबिल होने का पैमाना ये देखा जाए तो लीडरशिप क्वालिटी है ठीक ठाक उसमें, लेकिन उतना पढ़ा लिखा आदमी है नहीं। तो जैसे मीडिया किसी आदमी को हीरो बनाती है, वैसे ही इतिहासकार किसी घटना को भी हीरोइक दिखा देते हैं। तो वैसे ही उड़ीसा के उन इतिहासकारों ने 1817 में हुए खुर्दा विद्रोह को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया कि प्रधानमंत्री भावुक हो गए। प्रधानमंत्री हो गए भावुक। और उसी समय मीडिया आई हुई थी, और मीडिया के सामने भावुकता में बोले कि 1817 में जो खुर्दा में विद्रोह हुआ वो भारत में होने वाला पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इतिहास में खलबली मच गई, महाराज 1857 क्या है फिर? और क्योंकि आम आदमी तो है नहीं, वो आदमी भारत का प्रधानमंत्री है। वो आदमी कोई बात बोलेगा तो उसकी इंपॉर्टेंस होगी। अगले ही साल दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। क्या? आईएएस मेंस में सवाल पूछा गया कि क्या खुर्दा विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है? समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, पहला सवाल। और जैसे ही ये सवाल पूछा गया, एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस चेंज करते हुए 1.5 पेज में लिखा खुर्दा विद्रोह। समझ में आया? 1.5 पेज में लिखा। अगर ना भरोसा तो मैं तुमको दिखाता हूं। 1.5 पेज में लिखा है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी में। ये देखिए क्या लिखा है।
हमारे अतीत। जब इसको पढ़ेंगे आप, ये कक्षा 8 की किताब है, एनसीईआरटी की किताब है। देखिए खुर्दा संग्राम लिखा है कि नहीं लिखा, और घटना कब की है, 1817 की। अब जरा देखिए इसको, हम 1.5 पेज कह रहे, 2 ही पेज में लिखा है, 2 ही पेज में लिखा है। सिर्फ किसकी वजह से? क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री इतिहास की अनभिज्ञता में, उसकी जानकारी, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, भावुकता में, इमोशंस में आकर के बोल दिए कि ना ना 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। जितने इतिहासकार थे उनकी बुद्धि पलट गई यार। आज तक तो हम इसको मान रहे थे, 3 साल के बाद जब ये घटना हो गई तो फिर इतिहासकारों की एक टीम प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंची, महाराज पूरा इतिहास बदल कर रख दिए आप, ऐसा नहीं है। फिर 1857 उनके सामने रखा गया, 1857 में सारे नेताओं की वीर गाथाएं सुनाई गई। फिर प्रधानमंत्री भावुक हुए, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अरे वो 1857 वाला जो विद्रोह था वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तब से फिर से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन बना? 1857, नहीं तो क्या 1817। समझ में आ रहा है? इसलिए भारत के प्रधानमंत्रियों से बच के रहना चाहिए, क्यों क्या बोलते भावना में आकर के, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे इतिहासकार हैं। तो वो जब फिर से गए तो उन्होंने भी तो अपना प्रेजेंट किया होगा भावनात्मक तरीके से। तो जब उन्होंने प्रेजेंट किया, फिर भारत का प्रधानमंत्री भावुक हो गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अरे महाराज अब तो पलटना पड़ेगा बात को, क्योंकि वो एक जगह विद्रोह हुआ था और ये पूरे भारत में लगभग लगभग हुआ था। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को अपनी बात से मुकरना पड़ा। तब से सवाल नहीं पूछा गया एनसीईआरटी के द्वारा, न एनसीईआरटी ने सवाल पूछा है ना। अब सिलेबस बदलना पड़ेगा एनसीईआरटी को, फिर से ये फालतू बात लिखी हमने, हम लोगों ने यार इस आदमी के चक्कर में। अब वो 2 पेज तो बर्बाद है भाई। एनसीईआरटी का एक एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की किताब है, यानी कि वो जो लिखा है उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब उस घटना को बदलना पड़ेगा, उस घटना को बदलना पड़ेगा। अगर वो एनसीईआरटी ने लिखा, क्या भारत का प्रधानमंत्री बोल सकता था ये क्यों लिखा तुमने? भैया इसीलिए लिखा ना क्योंकि तुमने बोला, इसलिए मैं छाप दिया। अब भारत का प्रधानमंत्री मुकर गया इस बात से, अब एनसीईआरटी भी मुकरेगी अपने आप को कि अगर अब हम भी इस बात को नहीं मानते। समझ में आ रहा है? तो अगर इस तरह की कोई डिबेट आए आपके सामने तो आप भी बदल जाना इस बात से कि ना भैया, पहला स्वतंत्रता संग्राम या पहला नेशनल रिवोल्ट कौन है? 1857। क्या 1857 के खुर्दा विद्रोह को भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानेंगे? नहीं मानेंगे। समझ आ रहा है? लेकिन क्योंकि मामला प्रचलन में था, थोड़ा करंट का इशू था, इसलिए थोड़ा सा हम 1817 के इस खुर्दा विद्रोह को पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे कि विद्रोह कब हुआ? तो 1817 में हुआ। कहां हुआ? उड़ीसा के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। क्या इसका कोई और नाम भी है? तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बात समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट, इस विद्रोह का नेतृत्व भी किसी ने किया होगा, तो उसने नेतृत्व कौन करने वाला था? समझ आ रहा है? उस आदमी का नाम था जगबंधु विद्याधर। क्या नाम है? जगबंधु विद्याधर। ठीक बात है। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 के विद्रोह के क्या क्या सोर्सेज हैं, यानी कि वो कौन कौन सी किताबें हैं जिन किताबों के माध्यम से हम लोग जानकारी एकत्रित करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं कि इन वजहों से, इन किताबों के माध्यम से हमें पता चलता है कि 1857 की जैसी कोई घटना देश में हुई थी। ओके, ठीक है बात। विद्या समझ में आ गया तुमको? लीड लगा के बोलेंगे? क्या नाम है? दिव्या नाम? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ?